हेलो गाइस, माई सेल्फ शालिनी सागवान। आज का हमारा रिवीजन के लिए टॉपिक है पी ब्लॉक। आपने पी ब्लॉक में पीरियोडिसिटी में जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी थी। पी ब्लॉक 13 to 18th ग्रुप होता है, ठीक है। 18th ग्रुप को हम नोबल गैस बोलते हैं, 17th ग्रुप को हम हेलोजेंस बोलते हैं, 16th ग्रुप को हम चैल्कोजेंस बोलते हैं। हम स्टार्ट करते हैं 13th ग्रुप से, ठीक है। हम जो जनरल फीचर्स होंगे वो हमने उसमें कर लिए हैं पीरियोडिसिटी में। जैसे कि रेडियस होता है वो ऊपर से नीचे जाएंगे तो इंक्रीज होगा, जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो डिक्रीज होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो डिक्रीज होगी, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ एक्सेप्शन देखेंगे, स्पेशल फीचर्स देखेंगे जो इंडिविजुअल ग्रुप्स के अलग अलग होंगे, ठीक है। सबसे पहले हम आते हैं 13th ग्रुप पे। 13th ग्रुप के हमने निमोनिक बताया था, उसमें आपको सारे याद करने हैं, सारे एलिमेंट्स याद करने हैं, ठीक है। इसमें रेडियस की एक्सेप्शन होती है। जनरली रेडियस नीचे जाएंगे तो इंक्रीज होगी, लेकिन यहाँ पे गैलियम की एल्यूमिनियम से ज़्यादा हो जाएगी। इसका रीज़न आपसे पूछा जाए क्यों होगा, उसका रीज़न हमारा होगा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। डेंसिटी हम नीचे से ऊपर से नीचे जाएंगे तो इंक्रीज होगी, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, आयनाइजेशन एनर्जी हमने पीरियोडिसिटी में देखा था डिक्रीज होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में यहाँ पे एक्सेप्शन है, ठीक है। जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे आते टाइम इंक्रीज होती है, लेकिन यहाँ पे बोरोन की सबसे ज़्यादा चली जाएगी, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि 13th ग्रुप में सबसे ज़्यादा मेटेलिक करेक्टर किसका है, वो होगा एल्यूमिनियम का। क्यों होगा? क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। जो एलिमेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं वो मेटल्स होते हैं, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स को हम नॉन मेटल्स बोलते हैं, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होगी उतना ज़्यादा मेटेलिक करेक्टर होगा, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ज़्यादा नॉन मेटेलिक करेक्टर होगा, ठीक है। 13th ग्रुप के जो हैलाइड्स होते हैं या फिर हाइड्राइड्स हो गए, उसके कंपाउंड होते हैं वो लुईस एसिड होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, ठीक है। जनरली हमारे कंपाउंड्स में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन इनमें हमारे 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आते हैं इनके ऑक्साइड्स पे। ऑक्साइड्स हमारे एसिडिक भी होते हैं, एम्फोटेरिक भी होते हैं और बेसिक भी होते हैं। बोरोन के ऑक्साइड हमारे एसिडिक मिलेंगे, एल्यूमिनियम और गैलियम के हमारे एम्फोटेरिक मिलेंगे, और बेसिक मिलेंगे इंडियम एंड थैलियम के, ठीक। अब नेक्स्ट आते हैं इनके हैलाइड्स में। इनके हैलाइड्स में हमारी होती है बैक बॉन्डिंग, जिसकी वजह से हम नीचे जाएंगे तो हमारी एसिडिक नेचर इंक्रीज होगी और स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। इनका रीज़न अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो हमारा होगा बैक बॉन्डिंग, ठीक है, जैसे कि हमने देखा। अब नेक्स्ट आता है, उससे पहले हम देखेंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट। हमने देखा कि जो 13th ग्रुप है उसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP1 होती है, ठीक। NP1 हमारे आउटर मोस्ट शेल में हमारा इलेक्ट्रॉन कितनी है? 1 है, ठीक है, और इसमें हमारा 2 है। तो हमारा जो जनरल ग्रुप का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो 2+1 होगा, मतलब +3 होगा, ठीक है। इनर्ट पेयर की वजह से NS2 इलेक्ट्रॉन हमारी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो हमारा सिर्फ NP इलेक्ट्रॉन करता है, जिसकी वजह से हमारा ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आ जाएगा। मतलब इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से हमारे जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट से -2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, मतलब ये +3 था, इनर्ट पेयर की वजह से हमारा +1 होगा, ठीक है। जितना ज़्यादा हम नीचे जाते जाएंगे +1 की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती जाएगी, मतलब जो नीचे वाले एलिमेंट्स होते हैं वो इनर्ट पेयर की वजह से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होंगे, ठीक है। मान लो जैसे 14th ग्रुप है, जनरली इसमें ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +4, लेकिन हम जैसे नीचे जाते जाएंगे तो हमारे एलिमेंट्स +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होते जाएंगे, किसकी वजह से? इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट आता है हम 14th ग्रुप में हमारा रेडियाई हमने देखा था एज यूजुअल इंक्रीज होती है, डेंसिटी इंक्रीज होगी, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। इनमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है,
नेक्स्ट आता है हमारा 15th ग्रुप, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NS2 Np3, हाफ फील्ड ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। इसमें हमारे रेडियाई इंक्रीज होगी, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। अब इसके जो हाइड्राइड्स आते हैं जैसे कि NS3, PH3, ASH3, SPH3, BIS3, उनमें रिड्यूसिंग नेचर जैसे नीचे आते आएंगे इंक्रीज होती जाएगी, लेकिन ये आपको याद रखने हैं, बॉन्ड एंगल, बेसिक स्ट्रेंथ, डाइपोल मोमेंट और थर्मल स्टेबिलिटी नीचे जाएंगे तो डिक्रीज होगी। किसमें? ये हाइड्राइड्स में, ठीक है। और इनमें बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का वेरिएशन देखें। जनरली हम नीचे जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होती है, ठीक है, हाइड्राइड्स में, ठीक है। वैसे जनरली मेटल का तो डिक्रीज होता है, लेकिन हाइड्राइड्स में इंक्रीज होती है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, अमोनिया की। अमोनिया की सबसे कम होने की बजाय थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, और इसका अगर आपसे रीज़न पूछें तो क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है हैलाइड। हैलाइड में हम जैसे नीचे आते जाएंगे बॉन्ड एंगल इंक्रीज होता जाएगा, लेकिन स्टेबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी। वैसे ही ऑक्साइड्स में एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा 16th ग्रुप, जिसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2 Np4। रेडियाई, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज यूजुअल जैसे पीरियोडिसिटी में हमने देखी थी वैसे वेरी करेगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैसे तो हमने देखा था नीचे जाएंगे तो डिक्रीज करेगी, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाएगा ऑक्सीजन का, सबसे ज़्यादा होने के बजाय सबसे कम हो जाती है, ठीक है। आपको ये याद रखना है। इनके हाइड्राइड्स में क्या होगा? एसिडिक नेचर और रिड्यूसिंग पावर नीचे जाएंगे तो इंक्रीज होगी, लेकिन बॉन्ड एंगल, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी और थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। अगर आपसे किसी भी चीज़ का रीज़न पूछा जाए, एसिडिक नेचर नीचे आएंगे तो इंक्रीज क्यों हो रहा है, तो उसका रीज़न हम बताएंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है। अगर आपसे पूछा जाए रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज क्यों हो रही है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है। अगर आपसे पूछा जाए थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज क्यों हो रही है, तो उसका रीज़न भी यही है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स में हमारी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डिक्रीज होगी। आपको ये याद रखना है, हाइड्राइड्स पूछा गया है, ऑक्साइड्स पूछा गया है, क्योंकि हाइड्राइड्स में इंक्रीज होगी, ऑक्साइड्स में डिक्रीज होगी, कंफ्यूज नहीं होना। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का इसका जो पीरियोडिसिटी है वो सेम है। इसमें क्या होगा? जनरल मैंने हाइड्राइड्स में लास्ट ग्रुप में बताया 15th में कि नीचे जाएंगे तो इंक्रीज होगी, लेकिन एक्सेप्शन इसमें भी है, वाटर का सबसे कम होने के बजाय सबसे ज़्यादा हो जाती है, और इसका रीज़न भी सेम है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट आता है हमारा 17th ग्रुप। 17th ग्रुप में रेडियाई एज यूजुअल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम जैसे कि पीरियोडिसिटी में देखा था वैसे होगा। इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी में हमारा यहाँ पे एक्सेप्शन आएगा, नीचे जाएंगे तो वैसे तो डिक्रीज हो जाती है, लेकिन क्लोरीन की फ्लोरीन से ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग पावर, बॉन्ड एनर्जी और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे। मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा मोस्ट पावरफुल हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा क्या है पूरे पीरियोडिक टेबल में? F2, ठीक है। लेकिन बॉन्ड एनर्जी में हम एक्सेप्शन देखेंगे, F2 हमारा यहाँ आ जाता है सबसे ज़्यादा होने के बजाय। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हम नीचे जाएंगे तो इंक्रीज होगा। हाइड्राइड्स में यहाँ पे एसिडिक नेचर और बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में फिर वेरिएशन देखेंगे। तीनों के हाइड्राइड्स में 15, 16, 17th ग्रुप हाइड्राइड्स सबके अच्छे से याद करना, उनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एसिडिक नेचर, रिड्यूसिंग पावर, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, थर्मल स्टेबिलिटी, जो भी है हाइड्राइड्स की अच्छे से याद करके जानी है, ठीक है। और ऑक्साइड्स की तो इसमें हम मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे। नीचे जा रही है तो जनरल मैंने बताया था दोनों बार कि इंक्रीज होगी, लेकिन HF की वेरिएशन हो जाती है, वो सबसे कम होने की बजाय उनकी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, और इसका रीज़न, इन दोनों का रीज़न भी सेम है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है, FON, फोन, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है, जिसकी वजह से उसकी इनके हाइड्राइड्स में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में
चेंज आ जाती है, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट हुआ, बॉइलिंग पॉइंट हुआ, ये एज जितना होना चाहिए उसके बजाय उनसे ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है ऑक्साइड्स, इनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, नीचे आएंगे तो हमें ये कोई भी वेरिएशन जो मैंने बता रखी है वो हम नीचे आ रहे हैं तो इनकी जो भी बता रही हैं वो ऊपर से नीचे आ रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे नीचे से ऊपर भी पूछ सकते हैं, तो आपको ध्यान से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अब हमने सब पीरियड्स की पीरियोडिसिटी देख ली, क्या चीज़ क्या वेरी हो रही है। अब हम इंडिविजुअल ग्रुप के सबके अपने अपने कंपाउंड्स देखेंगे। फर्स्ट हमारा 13th ग्रुप में आता है बोरेक्स। बोरेक्स का फॉर्मूला होता है Na2B4O7.10H2। ठीक है, इसकी हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये हमारा एल्कलाइन सॉल्यूशन देता है, जिसमें हमारा देता है NaOH और H3PO3। NaOH हमारा बेसिक होता है, एल्कलाइन होता है, H3PO3 एसिडिक होता है, लेकिन ये वीक एसिड होता है, जिसकी वजह से ये पूरा सॉल्यूशन अल्कलाइन बन जाता है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, और अगर इसको हम हीट करते हैं तो ये हमारा वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से हट जाएंगे, और फिर से हीट करेंगे तो ये हमारे सोडियम मेटाबोरेट और बोरोन ऑक्साइड बन जाएंगे, बोरिक ऑक्साइड बन जाएंगे। और ये क्या करेंगे, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होंगे उनके साथ कलर्ड कंपाउंड देते हैं। ठीक है, जिसे हम बीडी टेस्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डाइबोरेन। डाइबोरेन में क्या होता है, डाइबोरेन में सबसे पहले तो बनाना बॉन्ड होता है। बनाना बॉन्ड में क्या होता है, 2 बनाना बॉन्ड होते हैं। ठीक है, आपको याद रखना, बनाना बॉन्ड पे क्या होता है, 3 सेंटर एंड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है। जनरली हमारा कोई भी बॉन्ड होता है वो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन बनाना बॉन्ड 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है, और ये डाइबोरेन में हमारे सिर्फ 2 होते हैं। ठीक, और ये याद रखना है डाइबोरेन में 6 कार्बन होते हैं, जिसमें से कि 4 कार्बन एक जो टर्मिनल कार्बन है, 4 कार्बन एक प्लेन में होते हैं, टर्मिनल वाले, और बीच के जो 2 कार्बन हैं वो अलग प्लेन में होते हैं। ठीक है, इनके कुछ रिएक्शंस हैं। डाइबोरेन की को सिंथेसाइज कैसे करते हैं, BF3 के साथ NaOH को रिएक्ट करेंगे तब बनेगा, NaBH4 को I2 के साथ रिएक्ट करेंगे तब बनेगा। और अगर डाइबोरेन को हम अमोनिया के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारा बोरेजिन बन जाता है, जिसको हम इनऑर्गेनिक बेंजीन भी बोल देते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बेंजीन की प्रॉपर्टी शो करता है और रेजोनेंस शो करता है। नेक्स्ट हमारा आता है ऑर्थोबोरिक एसिड H3BO3, और हम इसको ऐसे लिखते हैं BOH का होल थ्राइस। ये हमारा लुईस एसिड होता है। इसमें क्या करता है, एसिड वैसे जनरल एसिड तो हमारे H पॉजिटिव डोनेट करते हैं, तो ये H पॉजिटिव डोनेट ना करने के बजाय क्या करेगा, OH पॉजिटिव को OH नेगेटिव को एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, इसलिए इसे हम प्रोटिक एसिड नहीं बोलते, लुईस एसिड बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा 14th ग्रुप। 14th ग्रुप के जो ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, हमने देखा जनरल जो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +4 होती है, लेकिन इनर्ट पेयर की वजह से +2 होती है। अगर ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वो ज़्यादा एसिडिक नेचर के होते हैं। ठीक है, अब हमारे 2 टाइप के ऑक्साइड्स बनाएंगे सारे, जैसे CO और CO2, SiO SiO2। इसमें देखेंगे हम CO न्यूट्रल होगा, ठीक है, और GeO एसिडिक होगा, और ये दोनों एम्फोटेरिक होंगे। इनमें से ये तीनों एसिडिक होंगे और ये दोनों एम्फोटेरिक होंगे। SiO हमारा एग्जिस्ट नहीं करता, इसको एग्जिस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, स्टेबिलिटी मैंने जैसे बताई थी कि जितना छोटा एटम होगा उतनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होगा, और जितना बड़ा एटम होगा वो हायर मतलब इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से लो ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होगा। नेक्स्ट आता है हमारा कैटिनेशन। हमारे 14th ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करते हैं, मतलब ये एटम अपने आपस में एक दूसरे के साथ, जैसे कार्बन एक साथ अपना मतलब चेन बना लेते हैं, बॉन्डिंग बना लेते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा कार्बन कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करेगा, देन सिलिकॉन, देन जर्मेनियम। नेक्स्ट आता है हमारा एलोट्रोप्स। एलोट्रोप्स हमारे 3 होते हैं कार्बन के, ठीक है, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरिन। इनकी हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे हम।
इसकी sp3 होती है, इसकी sp2, इसकी sp2। sp3 होने की वजह से इसकी शेप हो जाएगी टेट्राहेड्रल, ठीक है। और ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है और नॉन कंडक्टर होता है, ठीक है। और ये इसकी जो स्ट्रक्चर है वो 3D में प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से कॉम्पैक्ट होता है, जिसकी वजह से इसके बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है और ये इजीली कट नहीं होता, ठीक है। ग्रेफाइट हमारे sp2 होता है और ये हमारी शीट में ऐसे प्रेजेंट होता है और जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है और वो फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है और ये एज ए लुब्रिकेंट भी यूज होता है इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। नेक्स्ट हमारा आता है फुलरीन, इसको हम बकमिनिस्टर फुलरीन भी कहेंगे। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। इनमें जैसे फुटबॉल में हमने देखी कि हेक्सागन या पेंटागन्स बने होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो पेंटागन की रिंग होती है वो 12 होती है, हेक्सागन की हमारी 20 होती है और ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन होता है, ठीक है। और इसमें हम देखेंगे जो पेंटागन की रिंग होती है वो सिर्फ हेक्सागन के साथ ही फ्यूज होती है, लेकिन जो हेक्सागन वाली होती है वो पेंटागन के साथ भी फ्यूज होती है और हेक्सागन के साथ भी फ्यूज होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp होती है, शेप इसका लीनियर होता है। प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं, याद रखना प्रोड्यूसर गैस और वाटर गैस किसको बोलते हैं, n2 के साथ रिएक्ट करेगा तो प्रोड्यूसर गैस, s2 के साथ होगा तो ये वाटर गैस या सिंथेसिस गैस या सिन गैस बोलते हैं। सिंथेसिस का सिन ले लिया इन्होंने, इनको क्यों बोलते हैं सिंथेसिस गैस, क्योंकि ये बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है CO2, इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी sp है, शेप लीनियर है, ठीक। इसकी एक प्रॉपर्टी है जो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगर ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है जो कि मिल्की वाइट प्रेसिपिटेट होता है। ये CO2 का टेस्ट होता है, ठीक है। अगर CO2 की प्रेजेंस को बताना है कैसे, तो इसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर देंगे, फिर उससे हमारा मिल्की वाइट प्रेसिपिटेट आ जाएगा, तो इसका मतलब वहाँ पे CO2 प्रेजेंट है। और एक और बात याद रखना, CO2 को KOH एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर से। नेक्स्ट हमारा आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हमारे ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और जिसकी वजह से ये लीस्ट रिएक्टिव होता है, ठीक है। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन अगर हमें ऑब्टेन करनी है तो हम बेरियम एजाइड या सोडियम एजाइड को हीट कर देंगे, जिससे हमारी प्योर नाइट्रोजन हमें मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है अमोनिया। अमोनिया की सिंथेसिस को हम बोलते हैं हेबर्स प्रोसेस, ठीक है। और हेबर्स प्रोसेस किसको बोलेंगे, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारा अमोनिया बनाएंगे। ये हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, मतलब इसमें हीट इवॉल्व होती है और इसमें हम एज अ कैटलिस्ट यूज़ करेंगे आयरन को और मोलिब्डेनम को हम एज अ एक्टिवेटर यूज़ करेंगे, ठीक है। इसकी दो रिएक्शन और हैं जो इसकी सिंथेसिस करते हैं, जिनमें से हेबर्स प्रोसेस इम्पोर्टेंट है। ये हमारे देखना, अगर हम अमोनिया को क्लोरीन के साथ एक्सेस में लेंगे तो हमारा अमोनियम क्लोराइड बनाएगा, अगर क्लोरीन को एक्सेस में लेंगे तो NCl3 बनाएगा, ठीक है। NH3 हमारे पास NH3 में लोन पेयर होते हैं, अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर हमारे पास है तो उसको हम लुईस बेस कहते हैं, ठीक है। और NH3 की जो हाइब्रिडाइजेशन हमने देखी थी केमिकल बॉन्डिंग में sp3 होती है और पिरामिडल शेप होती है। नेक्स्ट आता है हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड, इसकी सिंथेसिस को हम ओस्टवाल प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। ये हमारा प्रोसेस है। अमोनिया को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके NO और वाटर बनाएंगे, फिर इस NO को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे NO2 बना देंगे, NO2 को फिर से वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड और NO बन जाएगा और ये NO जो बनेगा इसको हम फिर से रिसाइकिल कर देंगे। अब हम 4 रिएक्शन देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है नाइट्रिक एसिड की, अगर कॉपर के साथ और जिंक के साथ। कॉपर के साथ हम और 2 कंडीशन में देखेंगे, एक डाइल्यूट में, एक कंसंट्रेटेड में। अगर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लेंगे और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेंगे तो हमारी क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे, कॉपर नाइट्रेट दोनों में बनेंगे। डाइल्यूट वाले में हमारा NO बनेगा, कंसंट्रेटेड वाले में हमारा NO2 बनेगा, ठीक है, वाटर दोनों में बनेगा। देन हमारा जिंक आता है डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड, ठीक है। जिंक नाइट्रेट दोनों में बनेंगे, वाटर दोनों में
डाइल्यूट वाले में हमारा N2O बनेगा और कंसनट्रेटेड वाले में हमारा बनेगा NO2। आपको ये याद रखना है कि कंसनट्रेटेड वाले केस में NO2 बन रहा है, ठीक है, और डाइल्यूट वाले में अगर कॉपर है तो NO बनेगा और जिंक है तो N2O बनेगा। अब नेक्स्ट आता है हमारा फॉस्फोरस के एलोट्रोप्स। हमारे 3 एलोट्रोप्स होते हैं फॉस्फोरस की, ब्लैक, रेड एंड वाइट, ठीक है। रेड एंड वाइट में देखेंगे, ये रेड जो होता है वो सब में इनसोल्यूबल होता है, लेकिन वाइट हमारा CS2 में सोल्यूबल होता है लेकिन वाटर में इनसोल्यूबल होता है। रेड हमारा जो होता है वो पॉलीमर होता है P4 का, लेकिन वाइट हमारा मोनोमर होता है, ठीक है, और इसके अंदर जो एंगल होता है बॉन्ड एंगल वो 60 डिग्री होता है, ठीक है। वाइट हमारा डार्क में ग्लो करता है जिसे हम कीमी लुमिनिसेंस कहेंगे, ठीक है, और ये पॉइजनस होता है, और ये हमारा ग्लो नहीं करता और नॉन पॉइजनस होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे वाइट फॉस्फोरस को अगर NaOH और वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये हमारा फॉस्फीन देगा, ठीक है, जिसकी जो कंपाउंड हम आगे भी पढ़ेंगे, और ये साइड प्रोडक्ट हमें याद रखना है, सोडियम हाइपोफॉस्फेट देगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे ब्लैक में हमारे 2 होते हैं, अल्फा एंड बीटा। अल्फा हमारे रेड फॉस्फोरस को हीट करेंगे तो बनेगा, और बीटा हमारा वाइट फॉस्फोरस हीट करेंगे तो बनेगा। स्टेबिलिटी हम देखेंगे BRW, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है ब्लैक की, देन रेड की, देन वाइट की। जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी उतनी कम रिएक्टिविटी होगी, तो मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, ब्लैक है, तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम हो जाएगी, देन उससे ज़्यादा होगी रेड की, देन सबसे ज़्यादा हो जाएगी वाइट की, क्योंकि वाइट सबसे कम स्टेबल है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे फॉस्फोरस के कुछ ऑक्सो एसिड्स होते हैं, ठीक है, H3PO2, H3PO4, H3PO4 एंड H4P2O7। इनके जनरल नेम है फॉस्फोनिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, इसको हम हाइपोफॉस्फोरस एसिड भी बोल देते हैं, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, ये आपको देखना है, ठीक है। अगर ऐसे कंपाउंड दे दिए जाएँ तो उसमें क्या करना है, उसमें क्या होना चाहिए, सेंट्रल एटम के साथ एक डबल बॉन्ड O के साथ तो होना चाहिए और एक OH होना चाहिए, ठीक है। बाकी जो बचा हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लें। मान लो H3PO2, तो एक PO बॉन्ड है और एक POH बॉन्ड है, तो हमारा क्या बचा, हमारे 2 ऑक्सीजन थे, तो हमारे 2 ऑक्सीजन हो गए कंप्लीट। हमारे हाइड्रोजन कितने थे, 3, जिसमें से हमारा एक हाइड्रोजन हुआ है, तो बच्चे कितने, 2 हाइड्रोजन, तो 1 and 2, ये हमारा बन जाएगा H3PO2। अब हम H3PO4 बनाएंगे तो सिंगल PO बॉन्ड एंड सिंगल OH बॉन्ड। अब हमारे क्या है, 3 ऑक्सीजन बॉन्ड है, तो हमारे 2 हुए हैं, तो क्या हुआ, हमारे तीसरा ऑक्सीजन कभी भी अकेला नहीं आएगा अगर सिंगल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में हमारा सिर्फ सिंगल आएगा, तो सिंगल बॉन्ड के साथ हमारा OH आएगा, तो इसकी वजह से हमारे 2 हाइड्रोजन होंगे, लेकिन हाइड्रोजन है कितने, 3, तो हमारा क्या हो गया H3PO3। ऐसे हम बनाएंगे H3PO4 का, ठीक है। अब हम देखेंगे रिड्यूसिंग जो पावर होती है वो pH बॉन्ड के बेसिस पे होती है, मतलब जितने ज़्यादा pH बॉन्ड होंगे उतनी ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर होगी। मान लो H3PO4 में हमने देखा एक भी pH बॉन्ड नहीं है, तो मतलब सबसे कम रिड्यूसिंग पावर इसकी होगी। इसमें हमारा 1 है, इसमें हमारे 2 हैं, तो मतलब सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर किसकी हो जाएगी, फॉस्फेनिक एसिड। बेसिसिटी हम देखेंगे POH बॉन्ड के बेसिस पे, मतलब जितने ज़्यादा POH बॉन्ड होंगे उतने ज़्यादा बेसिसिटी होगी। हमने देखा H3PO4 में हमारे 3 POH बॉन्ड है, इसमें हमारे 2 POH बॉन्ड है, इसमें हमारे 1 POH बॉन्ड है, तो सबसे ज़्यादा बेसिक ये हो जाएगा, देन ये, एंड सबसे लीस्ट ये हो जाएगा, ठीक है। एक हमारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फॉस्फोरस एसिड को हम हीट करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, फॉस्फोरिक एसिड एंड फॉस्फीन, ठीक है। नाइट्रोजन जो होता है वो बहुत सारे ऑक्साइड शो करता है, ठीक है, NO, N2O, N25, N2O4, N2O3। मैंने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बताया था कि जिसका निकालना है हम उसको X कर देंगे। ऑक्सीजन की जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2 होती है, जिसकी वजह से हमारी नाइट्रोजन की आ जाएगी।
अब हमें एक ये बात याद रखनी है, N2O जो होता है उसमें हमारा सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, एक जिसे हम ओड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये पैरामैग्नेटिक होता है, ब्राउन कलर देता है। जो भी पैरामैग्नेटिक होगा वो कोई ना कोई कलर देगा जरूर। तो उससे क्या होता है, ये डाइमराइज हो जाता है ये कंपाउंड और N2O4 बन जाता है। ये हमारा NO है, NO2, ठीक है। और जैसे ही डाइमराइज होएगा तो पैरामैग्नेटिक का डायमैग्नेटिक बन जाएगा, जो सिंगल इलेक्ट्रॉन था उसमें हमारा डबल इलेक्ट्रॉन पेयरिंग आ जाएगी, एंड हमारा ये कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है 16th ग्रुप के कंपाउंड। 16th ग्रुप में सबसे पहले आएगा ऑक्सीजन, O2। ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद ऑल मेटल्स एंड नॉन मेटल एक्सेप्ट गोल्ड, प्लेटिनम एंड नोबल गैस। 18th ग्रुप, 18th ग्रुप वैसे नोबल गैस है इसलिए क्योंकि वो किसी भी उसके साथ रिएक्शन शो नहीं करते। ऑक्साइड्स हमारे एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल होते हैं। जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होंगे वो एसिडिक होंगे। बेसिक हमारे होंगे जो मेटल के ऑक्साइड होंगे, जैसे कि एस ब्लॉक के ऑक्साइड हो गए, ठीक है, ये 13th ग्रुप के हो गए। देन हमारे न्यूट्रल आ जाएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, N2O, H2O, याद रखना है, कोनो, N2O, H2O, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा ओजोन। ओजोन हमारा ब्लीचिंग एक्शन शो करता है। क्यों शो करता है? क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, ये बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और इसका जो ब्लीचिंग एक्शन होता है वो किसकी वजह से होता है? ऑक्सीडेशन की वजह से होता है। इसकी शेप होती है वो एंगुलर होती है, ठीक है। और इसमें जो बॉन्ड होते हैं ये दोनों बॉन्ड इक्वल लेंथ के होते हैं। और क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें रेजोनेंस होती है। रेजोनेंस की वजह से बॉन्ड लेंथ इक्वल हो जाती है। नेक्स्ट हमारा आएगा SO2। SO2 भी ब्लीचिंग एक्शन शो करता है, लेकिन इसके ब्लीचिंग एक्शन रिडक्शन की वजह से होती है। याद रखना, ओजोन की ऑक्सीडेशन की वजह से और SO2 की रिडक्शन की वजह से। H2SO4 की जो प्रिपरेशन सिंथेसिस होती है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस। और इसके जो फेवरेबल कंडीशन होता है इसके सिंथेसिस का वो होता है लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। इसको सिंथेसिस कैसे करेंगे? सल्फर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो SO2 बनेगा। देन SO2 को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो SO3 बनेगा। देन इसको H2SO4 के साथ रिएक्ट करेंगे तो ओलियम बनेगा, जो कि होता है H2H2O7। फिर इसको हम वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो 2H2SO4, ठीक है। H2SO4 केयरिंग एक्शन भी दिखाता है, जिसका मतलब होता है डिहाइड्रेशन, मतलब वाटर को रिमूव करना, वाटर को रिमूव करना, माइनस वाटर, ठीक है। शुगर होगी, अगर शुगर में हम कंसनट्रेटेड H2SO4 डाल देंगे तो ये हमारे सारे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर देगा, ठीक है। इसका एक और प्रोसेस से हमारा सिंथेसिस होता है जिसे हम लैग चैम्बर प्रोसेस भी बोल देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा 17th ग्रुप के कंपाउंड्स। फर्स्ट आएगा हमारा क्लोरीन। क्लोरीन के सिंथेसिस को हम डेकोन्स प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। क्लोरीन के दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको याद रखना है। कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट NaOH के साथ कौन सी कंडीशन में क्या देगा? अगर कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारा क्या देगा? और हॉट एंड कंसनट्रेटेड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा? NaCl और वाटर तो दोनों में देगा। अगर डाइल्यूट है तो NaOCl देगा, और हॉट एंड कंसनट्रेटेड है तो हमारा देगा NClO3। अब हमारा क्या आता है? Cl2 भी पावरफुल ब्लीचिंग एजेंट है, और इसका जो ब्लीच एक्शन होता है वो होता है ऑक्सीडेशन की वजह से, ठीक है। हमने देखा ओजोन एंड Cl2 ऑक्सीडेशन की वजह से होते हैं, ब्लीचिंग एक्शन शो करते हैं, और जो SO2 होता है वो रिडक्शन की वजह से शो करता है, ठीक है। इंटर हेलोजन कंपाउंड, एक होता है हेलोजन, मतलब दो हेलोजन के बीच में कंपाउंड बनना, मतलब फ्लोरीन और क्लोरीन के बीच में बनना, ये फ्लोरीन आयोडीन के बीच में बनना, क्लोरीन ब्रोमीन के बीच में बनना, ठीक है। अब देखो, जैसे F2 हो गया, Cl2 हो गया, ये तो हेलोजन कंपाउंड्स हो गए, ठीक है, और ये इंटर हेलोजन हो गए।
इंटर जैसे एफ में बना, Cl में बना, इनके जो बीच में जो बॉन्ड होगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन इंटर हैलोजन कंपाउंड का जो बॉन्ड होगा वो बहुत वीक होगा, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। अगर रिएक्टिव ज़्यादा है तो ये स्टेबिलिटी इनकी कम होगी। नेक्स्ट आता है हमारे ग्रुप 18। ग्रुप 18 में हमारे सिर्फ जिनोन कंपाउंड्स बनाता है फ्लोरीन के साथ। फ्लोरीन के साथ 3 कंपाउंड बनाएगा, F2 और भी बनवाता है, लेकिन इम्पोर्टेंट हम करेंगे XeF2, XeF4, XeF6, XeOF4, XeO3। इनकी सबकी हाइब्रिडाइजेशन, इनकी सबकी शेप आपको ध्यान में रखनी है, आपको रटनी नहीं है। मैंने केमिकल बॉन्डिंग में जैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालने सिखाई है वैसे हाइब्रिडाइजेशन आप निकालेंगे और फिर उसकी शेप बताएंगे, ठीक है। अब इन तीनों कंपाउंड को हम वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे क्या कंपाउंड्स बनते हैं वो आपको देखनी है। जैसे फर्स्ट में हमारे क्या हो, जीनोन बनेगा, HF बनेगा और O2 बनेगा। XeF4 को हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, जीनोन बनेगा, XeO3 बनेगा, HF बनेगा एंड ऑक्सीजन बनेगा। XeF6 को हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारी ये दोनों कंपाउंड बनेंगे। अब इस वाले केस में हमें 2 चीज़ देखनी है, इनकम्प्लीट हाइड्रोलिसिस में हमारे क्या क्या बनते हैं, ठीक है। अगर एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे ये दोनों कंपाउंड बनेंगे, और 2 वाटर मॉलिक्यूल के साथ करेंगे तो ये बनेंगे, 3 वाटर मॉलिक्यूल के साथ करेंगे तो ये बनेंगे, ठीक है। आपको ये याद रखना है। हीलियम जो होता है हमारी बहुत लाइट गैस होती है, इसलिए हम इसको डाइविंग अपरेटस में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो गाइस ये था आज का हमारा पी ब्लॉक का रिवीजन। अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी, समझ में आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।